आज हम एड्रियन शेफनेसी की किताब ग्राफिक डिजाइनर विदाउट लूजिंग योर सोल के तीसरे अध्याय पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, चैप्टर का नाम है नौकरी कैसे ढूंढे। और ये सिर्फ रिज्यूमे भेजने के बारे में नहीं है, ये असल में एक नए ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर अपनी पहचान बनाने और उस पहली सीढ़ी पर कदम रखने की कला के बारे में है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसे ये अध्याय भरने की कोशिश करता है। डिज़ाइन स्कूल हमें सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, थ्योरी समझाते हैं, पर जब आप असल दुनिया में उतरते हैं, क्लाइंट्स, डेडलाइंस, टीम पॉलिटिक्स, हाँ, वो एक बिल्कुल अलग खेल होता है और ये चैप्टर उसी खेल के नियम समझाता है। तो चलिए इस खेल के नियमों को थोड़ा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि एक फ्रेशर के लिए पहली नौकरी पाने की इस यात्रा में क्या-क्या अहम पड़ाव हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही सच्ची बात से होती है कि कॉलेज आपको डिजाइन करना सिखाता है, पर एक प्रोफेशनल डिजाइनर बनना नहीं। पहली नौकरी को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है इस किताब में? किताब इसे एक तरह की अप्रेंटिसशिप मानती है, मतलब सीखने की एक औपचारिक अवधि। अप्रेंटिसशिप, हाँ, ये वो दौर है जब आपको सपनों की नौकरी या परफेक्शन की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। आपका काम है सीखना, असल क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, डेडलाइंस कैसे पूरी करते हैं, एक टीम में कैसे काम करते हैं। किताब में इसके लिए एक बड़ा मजेदार पर थोड़ा कठोर शब्द भी है, ब्रेनलेस स्लेव का दौर। हाँ, वो सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि नए डिजाइनर्स को अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह का व्यंग्य है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचना बंद कर दें। इसका मतलब है कि शुरुआत में आपको बहुत कुछ बिना सवाल किए, बिना अपना अहंकार बीच में लाए सीखना और करना पड़ता है। अच्छा, ये आपकी पेशेवर दुनिया में एक तरह की दीक्षा है। और शायद यहीं पर डिजाइन की पढ़ाई की जो कमियां हैं वो भी सामने आती हैं। हाँ बिल्कुल, किताब इसी ओर इशारा करती है। डिजाइन स्कूल आपको टाइपोग्राफी सिखा देंगे, कलर थ्योरी सिखा देंगे, ग्रेड सिस्टम, सब कुछ, लेकिन वो ये नहीं सिखाएंगे कि जब क्लाइंट कहे कि बजट कम है पर मुझे कुछ शानदार चाहिए। हाँ, ये तो हर डिजाइनर की कहानी है। सही बात। या जब आपका आर्ट डायरेक्टर आपके सबसे पसंदीदा आइडिया को रिजेक्ट कर दे तो कैसे रिएक्ट करना है। ये व्यावसायिक समझ, बजट की सीमाएं, क्लाइंट मैनेजमेंट, ये सब पहली नौकरी में ही सीखा जाता है। तो ठीक है, एक नया डिजाइनर कॉलेज से निकला है, उसके सामने रास्ते क्या हैं? अध्याय में मुख्य रूप से 2 रास्ते बताए गए हैं। पहला है इन हाउस मतलब किसी बड़ी कंपनी के अंदर। हाँ, आप किसी एक बड़ी कंपनी या संस्थान के डिजाइन डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। मान लीजिए किसी बैंक के लिए या किसी म्यूजियम के लिए। आपका क्लाइंट एक ही है, आपकी अपनी कंपनी। और दूसरा है एक इंडिपेंडेंट डिजाइन स्टूडियो में काम करना। ये वो जगहें हैं जिनका मुख्य काम ही डिजाइन होता है और उनके क्लाइंट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज से होते हैं। तो काम में बहुत वैरायटी होती होगी। बहुत ज्यादा। आज आप एक म्यूजिक फेस्टिवल के लिए पोस्टर बना रहे हैं तो कल किसी टेक स्टार्टअप के लिए ऐप डिजाइन कर रहे हैं। जाहिर है दोनों के अपने फायदे और नुकसान होंगे। बिल्कुल। इन हाउस में आपको आर्थिक सुरक्षा मिलती है, काम के घंटे तय होते हैं, एक स्थिरता होती है। लेकिन हो सकता है कि आप सालों तक एक ही ब्रांड के नियमों में बंद कर काम करें, तो रचनात्मकता थोड़ी सीमित हो जाती है। हाँ। और इंडिपेंडेंट स्टूडियो, किताब में उसके लिए एक बड़ी दिलचस्प लाइन इस्तेमाल हुई है। हाँ, और वो लाइन इन स्टूडियोज की पूरी सच्चाई बयां करती है। उन्हें एक गुलामों का कैंप और एक जादुई खेल का मैदान दोनों कहा गया है। वाह, ये तो मतलब एक ही जगह पर गुलामी भी और जादू भी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि काम का दबाव भयानक हो सकता है। देर रात तक काम, कभी-कभी हफ्तों तक छुट्टी नहीं, सैलरी की अनिश्चितता। ये हुआ गुलामों का कैंप। हाँ, लेकिन वहीं पर आपको इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का, हर दिन कुछ नया सीखने का और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है जो आपका करियर बना सकते हैं। ये है जादुई खेल का मैदान। तो ऐसा लगता है कि किताब का झुकाव इंडिपेंडेंट स्टूडियो की तरफ ज्यादा है। वो कह रही है कि मुश्किल रास्ता चुनो। हाँ, झुकाव उसी तरफ लगता है क्योंकि वहाँ जो एक गहन प्रशिक्षण मिलता है वो आपके करियर की नींव को बहुत मजबूत कर देता है। ये एक तरह का कमांडो ट्रेनिंग कोर्स है। ठीक है, तो किसी ने हिम्मत करके उस कमांडो ट्रेनिंग में उतरने का फैसला कर लिया। अब अगला कदम क्या सिर्फ एक जेनेरिक ईमेल भेज देना काफी है? बिल्कुल नहीं। किताब के मुताबिक ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। कॉपी पेस्ट किए हुए ईमेल्स जिसमें लिखा हो टू whom it may concern, वो तो सीधे डिलीट हो जाते होंगे। हाँ, वो दिखाता है कि आपने कोई मेहनत नहीं की। अध्याय पर्सनल टच पर बहुत जोर देता है। एक सोचा समझा फोन कॉल या फिर 1 मिनट, हाथ से लिखा खत। आज के डिजिटल जमाने में क्या ये सच में काम करता है?
यही तो इसकी खूबी है। आज जब हर किसी का इनबॉक्स स्पैम से भरा पड़ा है, तब एक हाथ से लिखा हुआ अच्छे कागज पर एक सुंदर लिफाफे में आया खत सबसे अलग नजर आता है। बात तो सही है। ये दिखाता है कि आपने समय और मेहनत लगाई है। लेखक अपना अनुभव बताते हैं कि उन्हें स्पाइरल नोटबुक से फटे हुए कागज पर लिखे आवेदन भी मिले हैं। और उनका क्या हुआ होगा वो तो हम समझ ही सकते हैं। जाहिर है, आपका आवेदन ही आपका पहला डिजाइन प्रोजेक्ट है और आपकी प्रस्तुति वहीं से शुरू हो जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो आवेदन करने का तरीका ही आपकी पहली परीक्षा है, और असली परीक्षा तो पोर्टफोलियो होता होगा, जिसे किताब में दुकान की खिड़की कहा गया है। हाँ, पोर्टफोलियो आपकी दुकान की खिड़की है, और ज्यादातर लोग इसे सजाने में एक बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती? वो सिर्फ अपना सबसे सुंदर, सबसे फाइनल और चमचमाता हुआ काम दिखाते हैं। किताब इसके बिल्कुल उलट सलाह देती है। मतलब अपना अधूरा काम दिखाएं? ये तो थोड़ा अजीब नहीं है? अधूरा नहीं, बल्कि उस काम तक पहुंचने की प्रक्रिया दिखाएं। अच्छा, प्रोसेस वर्क। हाँ, अपने स्केच, अपने शुरुआती विचार, वो आइडियाज जो काम नहीं आए, ये सब दिखाएं। कोई भी नियोक्ता ये देखना चाहता है कि आप एक समस्या को सुलझाने के लिए सोचते कैसे हैं, आपका दिमाग कैसे काम करता है। फाइनल प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरी है कि आप उस प्रोडक्ट तक पहुंचे कैसे। बिल्कुल, फाइनल प्रोडक्ट तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने का सफर ही एक अच्छे और एक साधारण डिजाइनर में फर्क पैदा करता है। तो क्वांटिटी का क्या? क्या 20-25 प्रोडक्ट्स दिखाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। किताब कहती है कि 8 से 10 आपके सबसे अच्छे और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स काफी हैं। ठीक है। अगर आपके 2 प्रोजेक्ट्स एक जैसे हैं, तो सिर्फ बेहतर वाले को रखें। लक्ष्य अपनी रेंज दिखाना है, ये नहीं कि आप कितने व्यस्त रहते हैं। सही है। अब मान लीजिए इंटरव्यू की कॉल आ गई। उस मीटिंग के लिए किताब में क्या खास टिप्स हैं? कुछ टिप्स तो बहुत सामान्य हैं, जैसे समय पे पहुंचना, आत्मविश्वास से बात करना, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, अपने काम के लिए बहाने मत बनाइए। बहाने मत बनाइए मतलब अगर इंटरव्यूअर आपके काम में कोई कमी निकालता है तो उसे स्वीकार करें, बहस मत कीजिए। आप ये बता सकते हैं कि आज अगर आप उस प्रोजेक्ट को दोबारा करते तो क्या अलग करते। ये आपकी सीखने की क्षमता दिखाता है। ये बहुत अच्छी सलाह है। और कोई प्रैक्टिकल टिप? हाँ, कुछ बहुत ही व्यवहारिक टिप्स भी हैं, जैसे पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना। सुनने में छोटा लगता है, पर ये आपके पेशेवर रवैये को दिखाता है। और एक लैपटॉप वाली टिप भी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो बहुत काम की है। अगर आप लैपटॉप पे काम दिखा रहे हैं तो स्क्रीन को इंटरव्यू की तरफ घुमा दें। उन्हें अपने बगल में असहज तरीके से झांकने पर मजबूर न करें। ये छोटी छोटी बातें बहुत फर्क डालती हैं। बहुत ज्यादा। ये तो हुई उम्मीदवार की बात, लेकिन जो इंटरव्यू ले रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? वो असल में क्या ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल है। वो सिर्फ आपका पोर्टफोलियो नहीं देख रहे, वो आपको देख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि क्या हम इस इंसान के साथ रोज 8-10 घंटे एक कमरे में काम करना चाहेंगे? क्या जब दबाव बढ़ेगा तो ये शांत रह पाएगा? हाँ, क्या ये सीखने के लिए तैयार है? एक नए डिजाइनर को नौकरी पर रखना एक स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा निवेश और जोखिम होता है। इसलिए वे आपके कौशल से ज्यादा आपके रवैये और टीम में फिट होने की काबिलियत को परख रहे होते हैं। तो क्या हमारे पास कोई असल दुनिया का उदाहरण है जो इन सब बातों को सही साबित करता हो? किताब में एयरसाइड की केस स्टडी है ना? हाँ, और ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये इन सभी बातों को एक साथ जोड़ देती है। एयरसाइड एक बहुत सफल डिजाइन कंपनी थी और अध्याय में उसकी सह संस्थापक नैटली हंटर का इंटरव्यू है। और उनकी पृष्ठभूमि भी पारंपरिक डिजाइन में नहीं थी। नहीं, वो साइकोलॉजी और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस से थी, जो दिखाता है कि डिजाइन में अलग अलग तरह की समझ कितनी काम आ सकती है। और उनकी कंपनी की फिलॉसफी भी बहुत दिलचस्प है। ये नॉन क्लाइंट प्रोजेक्ट्स वाली बात क्या है? ये बहुत ही दिलचस्प है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ क्लाइंट के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि अपनी रचनात्मकता को जिंदा रखने के लिए अपने खुद के प्रोजेक्ट्स भी करते थे। बिना पैसे के? हाँ, जैसे कोई टी शर्ट डिजाइन करना, कोई शॉर्ट एनिमेशन फिल्म बनाना। ये प्रोजेक्ट्स उनकी टीम को पूरी रचनात्मक स्वतंत्रता देते थे। ये उनके लिए एक तरह का R&D था। और यही चीज शायद उन्हें दूसरे स्टूडियो से अलग बनाती थी। बिल्कुल, यही उनकी एक अलग पहचान बनाती थी और बेहतरीन क्लाइंट्स को उनकी तरफ खींच कर लाती थी। तो इससे नए डिजाइनर्स क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ। पहला, एक मजबूत और अलग पहचान बनाना कितना जरूरी है। दूसरा, अपने उसूलों पर टिके रहना। एयरसाइड सिर्फ पैसे के लिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लेता था। और तीसरा, जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, धीमी गति से बढ़ने में विश्वास रखना। धीमी गति से बढ़ना?
ये आज के स्टार्टअप कल्चर से तो बिल्कुल उल्टा है, जहां हर कोई तेजी से स्केल करने की बात करता है। एकदम। एयरसाइट का मानना था कि क्वालिटी पर ध्यान देना क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। वे धीरे धीरे बढ़े, लेकिन उन्होंने एक ऐसी टीम और कंपनी बनाई जिसकी इंडस्ट्री में बहुत इज्जत थी। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि नौकरी खोजना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये खुद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की कला है। आपका पोर्टफोलियो, आपका इंटरव्यू, हर चीज एक कहानी बताती है। बिल्कुल। ये अध्याय यही दिखाता है कि तकनीकी कौशल तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका व्यवहार, आपकी प्रस्तुति और आपका सीखने का नजरिया भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। पहली नौकरी सिर्फ एक सैलरी पैकेज नहीं है। नहीं, वो आपके पेशेवर सफर की नींव है। वो जगह है जहां आप सीखते हैं कि एक अच्छा डिजाइनर होने का मतलब सिर्फ सुंदर चीजें बनाना नहीं, बल्कि समस्याओं को रचनात्मक तरीके से सुलझाना है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। ये किताब उस दौर में लिखी गई थी जब इंटरनेट नया नया था। आज की दुनिया में जहां एआई कुछ ही सेकंड में डिजाइन बना सकता है और जहां हर चीज ऑनलाइन और तुरंत होती है, क्या एक हाथ से लिखा खत या एक फिजिकल पोर्टफोलियो जिसमें आपकी सोचने की प्रक्रिया दिखाई गई हो, आज भी उतना ही प्रभाव डाल सकता है? या ये सिर्फ एक पुरानी रोमांटिक और अव्यावहारिक सोच बनकर रह गई है? इस पर विचार किया जा सकता है।